बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आज की क्लास हमारी इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस रहेगी। यदि हम पेपर की बात करें तो कल आपका पेपर भी लगा हुआ है वीवीपीएसयू का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। और भी यूनिवर्सिटी जो आपका लिखित की परीक्षा कराती हैं, जैसा कि सीसीएसयू होगी, आपकी रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, अवध विश्वविद्यालय हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है, और भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी जो है देखा है यूपी के सेकेंड सेमेस्टर में आपके जो है लिखित की परीक्षा कराती है, रिटन का एग्जाम कराती है। इसलिए लिखित की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ। यदि हम पेपर की टाइटल की बात करें तो पेपर की नेम की बात कर ले तो इसमें जो है आपको बुनियादी अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर का आपका नाम है। और देखा जाए मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने गिनाई है सभी में सेम ही सिलेबस है, सेम ही पैटर्न है। इसलिए देखा जाए तो यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक सबसे देखा जाए तो मॉडल पेपर का एक शोरूम में बनाकर लेके आया हुआ हूँ। एक देखा जाए तो मैंने इसका मॉडल पेपर भी मैंने एक सोल्व करा रखा है, हो सकता है आपने वीडियो उसको देखा हो, ठीक है। एक मैंने मॉडल पेपर भी विद सोल्यूशन के साथ मैंने उसको सोल्व कराया है, आप उसको भी देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, दोनों वीडियो देख के जाइएगा अपना एग्जाम देने। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। पेपर की यदि हम बात करें तो आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन सेकंड सेमेस्टर। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन ए में आपके जो है सभी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। मैंने पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर का एक स्वरूप ही बनाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोग के समझ। इसी के माध्यम से आज हम समझेंगे। चलेगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ सेक्शन ए में कि परिवर्त क्या होता है, जिसे कहते हैं चर। ये चर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या है कि चर के प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए चर क्या होता है और चर के प्रकार कितने होते हैं इसका भी वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, तो हम चर की बात करें तो चर होता क्या है। तो चर होता है कोई भी आप प्रयोग करना हो आपको, तो यानी प्रयोगों को संपन्न करने के लिए उपकल्पना का सहारा लिया जाता है और यही उपकल्पना को तत्वों के द्वारा बनाया जाता है और यही तत्व ही परिवर्त और चर कहलाते हैं। बहुत सारी इसकी डिफिनेशन अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लोगों ने दी है। एक आपके एडवर्ड ने इसकी डिफिनेशन लिखते हुए उन्होंने कहा है कि चर से हमारा अभिप्राय किसी भी वस्तु से है जिनका जो है हम निरीक्षण कर सकते हैं और उसका वर्गीकरण भी किया जा सकता है, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। इसके हम प्रकारों की बात करें, इसके प्रकार कितने हैं तो इसके देखा जाए तो इसके प्रमुख 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार इसका है कि स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, तीसरा है मध्यावर्ती चर और चौथा है जैविक चर और पांचवा है मात्रात्मक चर और सातवां है यानी छठा है गुणात्मक चर। ये इसके चर के प्रकार हैं, देख लीजिएगा, आएगा एग्जाम में तो लिख देना। अगला क्वेश्चन परिकल्पना किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी कह सकते हो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं। तो परिकल्पना किसे कहते हैं इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिकल्पना का मतलब परि प्लस कल्पना, यानी परिकल्पना होता है चारों ओर, कल्पना का मतलब कल्पना करना, चिंतन करना। तो इस प्रकार हम परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना ही परिकल्पना कहलाता है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और इसी कभी कभी क्या होता है कि शून्य परिकल्पना की भी डिफिनेशन एग्जाम में पूछ लेता है। तो वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है। वैसे तो शून्य परिकल्पना और परिकल्पना ये दोनों एक से ही रिलेटेड हैं। तो यदि इसकी बात करें शून्य परिकल्पना की तो किसी समस्या के जो है उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक संक्षिप्त समाधान खोज लेता है, उसे ही परिकल्पना कहते हैं। तो परिकल्पना किसे कहते हैं पहले सुन लीजिए, फिर से यहाँ से एक डिफिनेशन और भी हम सरल बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी समस्या के उपस्थित होने पर, कोई भी आपकी समस्या उपस्थित होती है, ठीक है, तो उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजी होते हैं, एक उसका संक्षिप्त समाधान खोज लेते हैं, इसे ही परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। तो आपकी परिकल्पना की डिफिनेशन आपको तैयार हो गई होगी। यानी किसी समस्या के उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक एक संक्षिप्त समाधान खोज लेता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। इसके बाद इसी प्रकार की समस्या का जो है समाधान मनोवैज्ञानिक तत्कालीन परिकल्पना द्वारा खोज लेता है, इसे ही शून्य परिकल्पना कहते हैं। यदि किसी समस्या को, किसी परिकल्पना को यदि बहुत ही जल्द खोज ली जाए तो वो आपका शून्य परिकल्पना कहलाती है, ठीक है। इतना देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा कि कई वर्ग परीक्षण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही देखा जाए तो ये प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कई वर्ग परीक्षण क्या है, इस पर भी जो है प्रॉपर बताने का प्रयास करेंगे। तो कई वर्ग परीक्षण की यदि हम बात कर ले तो ये होता क्या है।
तो वैसे तो कई वर्ग की यदि हम बात करें तो प्रेषित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग लिया जाता है, और फिर जो है कह सकते हो प्रत्येक केस में जो है प्रदर्शित संख्या या फिर आवृत्ति से भाग दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त अनुपातों का योग ही जो है कई वर्ग परीक्षण कहलाता है। आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न में से तो काफ़ी इसकी कह सकते हो, एक गिलफोर्ड है, उन्होंने इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि कई वर्ग अनुपातों का योग है, यानी कई वर्ग जो परीक्षण है ये अनुपातों का योग है, और वह अनुपात जो है मापित है और संभावित आवृत्तियों के अंतर के वर्ग का अनुमानित आवृत्तियों से भाग देने से प्राप्त होता है। इतनी डिफिनेशन देख लेना है, तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आपका सहसंबंध क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही कह सकते हो इजी भी प्रश्न है कि सहसंबंध क्या होता है। ये पिछले साल कह सकते हो काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो यदि हम सहसंबंध की बात कर ले तो सहसंबंध होता है दो, सहसंबंध की यदि हम बात करें तो सहसंबंध होता क्या है, जिसे कोरिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सहसंबंध जो होता है दो सांख्यिकी चरों के बीच संबंध की एक माप होती है, इसे ही हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशन आपको देख लेना है। यानी सहसंबंध जो होता है दो सांख्यिकी चरों के बीच का संबंध होता है, इसे ही कह सकते हो आप जो है यही माप होती है, और इसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सहसंबंध क्या होता है, तो वैसे इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सहसंबंध से तात्पर्य होता है कि केवल दो चर के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं, यानी दो चर जो हैं किस प्रकार का अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक उनके बीच में संबंध है या फिर धनात्मक है या फिर शून्य है। इसके अलावा सहसंबंध से हमें जो है अधिक से अधिक यह भी ज्ञात हो सकता है कि सहसंबंध थोड़ा है या फिर सामान्य है या फिर अधिक है, और परंतु इसके दोनों चरों में जो है सहसंबंध की मात्रा का परिशुद्ध वस्तुनिष्ठ तथा स्पष्ट ज्ञान जो है उपलब्ध नहीं है, और इस दोष को दूर करने के लिए सहसंबंध को जो है सहसंबंध गुणांक के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, मापन क्या होता है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मापन जिसे मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो मापन क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे प्रॉपर कि मापन होता क्या है। तो मापन वैसे तो देखा जाए तो वस्तुओं में जो है किसी विशेष गुण की मात्रा, यानी वस्तुओं में किसी विशेष गुण की मात्रा का अनुमान लगाने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वस्तु का कुछ भार होता है, ठीक है, और उसी भार को जानने के लिए उस वस्तु का हम माप तोल करते हैं, और तोलने की इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं कि वस्तु कितने किलो की है। ठीक है, यही मापन कहलाती है। और यदि हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना देख लीजिएगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, मध्यमान क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हिसाब से कह सकते हो आप कि मापन तो हो गया आपका, मध्यमान अब क्या होता है, तो मध्यमान को भी हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो परीक्षा में काफ़ी बार ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है, तो इसको भी हम प्रॉपर समझेंगे कि मध्यमान होता क्या है, चलेगा। तो मध्यमान की यदि हम बात कर ले तो मध्यमान जो होता है, मध्यमान को कभी कभी जो है अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। जब किसी एक समूह के आंकड़ों या फिर प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या n से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार की राशि को उस समूह के आंकड़ों का जो है मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मान लो आपकी संख्याएं कोई दी हुई हैं करके 1 2 आपका 3 4 6 7 8 करके कुछ संख्याएं दी हुई हैं। आप पूछ रहे कि मध्यमान इसका निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस सभी संख्याओं को जोड़ोगे। जैसा कि पहला आपका एक दिया हुआ 3, फिर 5, इसके बाद 7, तो इस सभी संख्याओं को जोड़ोगे। जैसा कि एक आपका 3 ये हो गया 4, और ये जो 5 जोड़ोगे तो 9 हो गया, इसमें जोड़ोगे 7 तो 16 हो गया। तो इस सभी को जोड़ोगे, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, मान लो आपकी 4 संख्याएं हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो उसी संख्या से नीचे से जितनी संख्याएं हैं उससे आपको भाग दे देना है, वही आपका मध्यमान होता है। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही आपके मध्यमान कहलाता है। पदों का योग कितना है सभी को जोड़ लो, और पदों की संख्या कितनी है उससे उसका गुणा यानी भाग दे दो, यही आपका मध्यमान होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सील गुण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे बराबर, क्योंकि सील गुण महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सील गुण से यदि हम बात करें तो सील गुण जो होता है किसी व्यक्ति को जो है ईमानदार, उत्साही, संवेदनशील आदि कहा जाता है, और ये सभी जो शब्द हैं विशेषण हैं, और जिनके द्वारा व्यक्ति के प्रमुख लक्षणों को जो है व्यक्त किया जा सकता है, और इन्हीं लक्षणों को
शील गुण कहते हैं। यानी व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, ईमानदार होना, जैसे कि उत्साहित होना, संवेदनशीलता, ये सभी जो है देखा जाए तो सभी शब्द जो है विशेषण है, और इन्हीं कह सकते हो इनके द्वारा ही व्यक्ति की जो है प्रमुख लक्षणों को जो है व्यक्त किया जाता है व्यक्ति के, और इन्हीं लक्षणों को हम शील गुण कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका था। बुद्धि लब्ध से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका, इसको भी देखेंगे क्योंकि परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। बुद्धि लब्ध से आप क्या समझते हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि लब्ध से मतलब होता है बुद्धि, यानी व्यक्ति के पास जो है बुद्धिमान व्यक्ति, यानी व्यक्ति के पास बुद्धिमान व्यक्ति की मात्रा तथा उसके द्वारा प्रदर्शित बुद्धि को ही बुद्धिमान यानी बुद्धि लब्ध कहते हैं। ठीक है, तो यानी व्यक्ति के पास विद्यमान यानी विद्यमान व्यक्ति की मात्रा, यानी व्यक्ति के पास विद्यमान बुद्धि की मात्रा तथा उसके द्वारा प्रदर्शित बुद्धि को ही बुद्धि लब्ध कहते हैं। इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्ध इक्वल होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे आपका 100 होता है। इसका सूत्र देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेक्षण या फिर निरीक्षण विधि क्या होती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी देखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है एग्जाम में आपको अपने। तो प्रेक्षण विधि क्या होता है, ठीक है, और कह सकते हैं हिसाब से प्रेक्षण विधि और निरीक्षण विधि दोनों एक ही है, फिर भी इसको देखेंगे कि ये होती क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे चलेगा। प्रेक्षण विधि की हम बात कर ले तो आपका जो प्रेक्षण विधि जो आपकी होती है ये क्या होती है, चलेगा। प्रेक्षण विधि जो आपकी होती है यानी यह विधि जो है समस्त यानी विज्ञानों की जो है प्राचीनतम अध्ययन पद्धति है। प्रेक्षण का अर्थ होता है अपने आसपास अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित गोचरों या फिर ज्ञानेंद्रियों के जो है माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, और परिवेश में जो है घटित होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करना, और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही संभव होता है, और अनुभव पर आधारित ज्ञान वैज्ञानिक माना जाता है। और इसलिए इस आधार पर यानी इस कह सकते हो इसलिए जो है विज्ञानों को जो है हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान कह सकते हो इंद्रिया अनुभाविक यानी उपागम पर आधारित मान सकते हैं। और इसकी जो है डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। वैसे तो प्रेक्षण विधि जो होती है एक प्रमुख पहचान यह है कि इसमें जो है प्राणियों को जो है स्वतः घटित होने वाले जो है व्यवहार का अभिलेख लिया जाता है, और प्रेक्षणकर्ता किसी भी तरह का जो है व्यवहार होते समय व्यवहार करते हैं या फिर हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसलिए जो है आपका अमीटो ने बताया है कि अध्ययन की जाने वाली घटनाओं में सक्रिय चरों का जो है औपचारिक इत्यादि प्रयोग किए बिना ही उन घटनाओं को जो है कह सकते हो नोट कर अभिलिखित किया जाता है। इन्हें ही प्रेक्षण या फिर निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। विश्वसनीयता क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो विश्वसनीयता ये होता है यदि कोई आप पैमाना समान परिस्थितियों में यदि कोई पैमाना समान परिस्थितियों में एक समान माप देता है तो इसे विश्वसनीयता कहते हैं। यानी कोई भी परीक्षण आपका है, ठीक है, पैमाना कोई आपका है, अच्छी माप देता है, समान परिस्थितियों में समान माप देता है, एक बार तौला आपने उतनी ही माप दी, फिर उसको तौला उतनी ही माप दी, तो ये आपका जो होता है विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ से हम सेक्शन बी के भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों पर आपको विवेचना करना। परिकल्पना का मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। परिकल्पना ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका था, पहले भी मैंने आपको काफ़ी विस्तार से बताया था। परिकल्पना बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको फंसेगा ही। तो परिकल्पना क्या होता है, किसी समस्या से यानी किसी समस्या के उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक संक्षिप्त एक समाधान खोज लेता है, इसे ही परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इसके हम प्रकारों की बात कर ले तो वैसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, तो इसके प्रकार भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारे यानी इसकी परिकल्पना के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है। तो इसको हम प्रकारों की यदि हम बात कर ले तो थोड़ा सा यहाँ से हम प्रकार भी जो है बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। क्योंकि ये परिकल्पना वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसके हो सकता है जो इसके प्रकार ना एग्जाम में देखने को मिले, नहीं तो आपको इसका जो है इसकी कंपल्सरी इसकी डिफिनेशन तो आपको 100% आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेगा है। तो चलेगा, इसके जो हम प्रकारों को ही हम यदि बात कर ले तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि परीक्षात्मक एक रूपता इसका है, तार्किक संबंध, विवेचनात्मक परिचय, और जो है सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन,
ये सब जो होते हैं, सब इसके जो कह सकते हो आप, इसके यानी विभिन्न प्रकार हैं। देख लीजिएगा, सहज परिकल्पना, जटिल परिकल्पना, ये सभी इसके प्रकार ही हैं, देख लीजिएगा। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से, तो अवलोकन भी आपको देख लेना है। तो अवलोकन की हम बात कर ले, तो अवलोकन को जो है हिंदी में अवलोकन कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो है ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये जो है इसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अवलोकन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन यानी जो आपकी अवलोकन होता है, किसी भी चीज़ की छानबीन करना, उसका कह सकते हो प्रेक्षण करना, देखना उसको, उसका निरीक्षण करना, अवकलन करना, यही आपका जो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्यकरण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवकलन कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी हुई है। ठीक है, जो आपको अच्छी लगी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे तो इससे क्या समझता है, इसकी विशेषताओं की विवेचना करना है। तो इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन तो मैंने पहले ही बता दिया कि होता क्या है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी मानव इंद्रियों का प्रयोग, दूसरी प्राथमिक सामग्री का संकलन, तीसरी इसकी विशेषता सूक्ष्म गहन उद्देश्य अध्ययन, और चौथी इसकी विशेषता व्यवहारिक एवं जो है अनुभवित मिश्रित अध्ययन, और पांचवी इसका है यानी प्रत्यक्ष अध्ययन, विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, कार्यकारक संबंध पता लगाना, निष्पक्षता, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। तैयार कर लीजिएगा, आएगा एग्जाम में आप बना बना कर भी विशेषताएं लिख देना है, छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन है रट के जाना है, लिख के आना है, कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन कहे पूरे करके आना है। जो क्वेश्चन पता है आपको पहले उनको कर लीजिएगा, बात को जो नहीं पता है समय मिलता है उनको भी करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, और स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण का सविस्तार वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, चलेगा, इसको भी हम जो है समझाने का प्रयास करेंगे प्रॉपर। तो इसकी यदि हम बात करें तो बुद्धि की बात कर ले, तो बुद्धि के अर्थ व स्वरूप को समझने के लिए समय समय पर मनोवैज्ञानिक व शिक्षविदों यानी शिक्षकों ने जो है अपने विचार व्यक्त किए, और परंतु एक मत होने में असफल रहे, क्योंकि कोई भी किसी जो है एक पहलू पर बल देता है और दूसरा किसी दूसरे पहलू पर बल देता है। परिणाम इसका सभी जो है परिभाषाएं अपूर्ण रही हैं, और प्रत्येक कह सकते हो इसकी बहुत सारे इसकी परिभाषा जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है बुद्धि की। तो एक गाल्टन ने इसकी परिभाषा दी है कि बुद्धि जो है विभेद व चयन करने की शक्ति है, और बट ने भी लिखा है कि बुद्धि जो है जन्मजात व्यापक मानसिक दक्षता है, और ईस्टर्न के अनुसार ने ईस्टर्न ने भी इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है नवीन परिस्थितियों में जो है समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, और बीने ने इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना जो है ये आलोचना की योग्यता ही बुद्धि है, और एक थर्ड नाइट ने उन्होंने कहा है कि उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। बहुत सारी डिफिनेशन दी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका जो है स्टैनफोर्ड बीने का बुद्धि परीक्षण क्या है इसको भी देख लेना है। तो सर्वप्रथम बीने ने जो है साइमन के सहयोग में जो है 1905 में जो है एक बुद्धि मापनी का एक निर्माण किया था। इन्होंने जो है बीने साइमन बुद्धि का जो है मानक्रम कहा जाता है। इन्होंने जो है 1908 और उन्होंने पुनः 1911 में जो है देखा जाए तो परिवर्ती व संशोधन किया, और उनमें जो है कुल 54 प्रश्न थे, और यह प्रश्न इस प्रकार थे कि कम आयु के बालक अधिक आयु के बालक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, और यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए जो है प्रत्येक वर्ष के लिए जो है 5 प्रश्न थे, कि 4 वर्ष के लिए 5 प्रश्न और 11 से 13 वर्ष के लिए जो है कोई भी प्रश्न नहीं थे। यानी बीने स्केल का उद्देश्य दोष यह था कि यदि किसी बालक यानी किसी आयु का बालक अपनी आयु के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी जो है मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से जो है कम समझी जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न में से। तो अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ मनोविज्ञान की जो है प्रयोगात्मक विधि का वर्णन करना है, इसके गुण दोष भी आपको देखना है। तो वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान वाला। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें इसको भी देखेंगे। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा हो सकता है क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है,
क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से प्रयोगात्मक वित्त वाला पूछ सकता है। तो इसकी वैसे तो मनोवैज्ञानिक की यदि इसकी हम बात कर ले तो प्रयोगात्मक अथवा जो है परीक्षण प्रणाली मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रणाली है। डॉक्टर MS माथुर के अनुसार जो है प्रयोगात्मक निरीक्षण में प्रयोगात्मक नियंत्रित दशाओं में जो है निरीक्षण करता है और प्रयोगकर्ता कुछ यानी दिशाओं पर नियंत्रित कह सकते हो नियंत्रण रखता है और जो है केवल एक या फिर थोड़ी सी जो है दशाओं में जो है चल राशि के रूप में रखता है और इन दिशाओं में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उन दिशाओं का जो है प्रभाव अध्ययन मनोवैज्ञानिक स्थितियों में किया जाता है और जो कि परिवर्तनशील हैं। तो इसकी एक बार आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। वैसे तो क्वेश्चन हो सकता है न देखने को मिले, फिर भी देख लीजिएगा, इसको छोड़े दे रहे हैं। पिस्सा संबंध का अर्थ, इसके प्रकार एवं इसके वर्णन करना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा, इसको बिल्कुल तैयार ही करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सहसंबंध होता क्या है। तो सहसंबंध मैंने पहले भी आपको बताया कि सहसंबंध जो है दो सांख्यिकी चरों के बीच संबंध को ही की माप को ही सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करें क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो इसको भी हम देखेंगे कि सहसंबंध होता क्या है। तो सहसंबंध की यदि हम बात कर ले कि होता क्या है, तो सहसंबंध जैसा कि मैंने पहले भी परिभाषा आपको बताया था कि दो चर यानी AB के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। और सहसंबंध जो है दो चरों के संबंधित युग्म मापों के रूप में प्रस्तुत यानी सम अंकों के अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसे ही सहसंबंध कहते हैं। इसके प्रकार का यदि हम बात कर लें तो इसके प्रकार बहुत सारे, जैसे कि धनात्मक सहसंबंध और धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध, इसके दो ही सहसंबंध हैं। और शून्य धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध, 3 संबंध इसके हैं, नहीं इसके प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न में से। तो अगला क्वेश्चन भी आपका व्यक्तित्व क्या है यानी पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 100% इस क्वेश्चन की गारंटी भी लेता हूँ, बिल्कुल आपको पर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्यक्तित्व जो है ये क्या है। ठीक है, इसके मापने की विधियाँ क्या है। ये क्वेश्चन कॉमन रहा था, पिछले साल ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, कह सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व का आशय होता है पुरुष स्त्री के बाह्य आकार प्रकार से लगाया जाता है। व्यक्तित्व को जो है अंग्रेजी में पर्सनालिटी भी कहते हैं। ठीक है, और पर्सनालिटी भी कहते हैं इसको, जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के परोसना शब्द से हुई है। और परोसना का तात्पर्य होता है नकाब या फिर मुखौटे से है, जिसे मंच पर अभिनय करते समय अभिनेता अपने चेहरे पर लगाते हैं। और व्यक्तित्व सभी गुणों अवगुणों को अपने जो है आप में जो है समेटे हुए हैं। एक बहुत सारे यहाँ से मनोवैज्ञानिक अपनी डिफिनेशन दी हुई है व्यक्तित्व की, जैसा कि अल्पोर्ट ने लिखा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जो है मनो जो है दैहिक गुणों का जो है ज्ञातात्मक संगठन है, जो व्यक्ति के जो है वातावरण के प्रति अपूर्ण समायोजन को जो है निर्धारित करता है। एक वारेन है, उन्होंने लिखा है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके जो है विकास की जो है किसी भी अवस्था से जो है होता है। तो देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। इसके मापने की विधियाँ कह सकते हो, तो ये क्वेश्चन कराने का प्रयास करें थोड़ा सा। इस पर भी हम मापने की विधियों का भी हम वर्णन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है आपको पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, तो इसके आप देख लीजिएगा, मापने की विधि आपको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है ये मिल जाए क्वेश्चन, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका केंद्रीय परावर्त की परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी मिस नहीं करना है। केंद्रीय परावर्त की परिभाषा क्या है, तो इसकी यदि हम बात करें तो केंद्रीय परावर्त जिसे जो है सेंट्रल आपका टेंडेंसी कहते हैं इंग्लिश में से, इससे अभिप्राय है उस माप से है जो प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त जो है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, यही आपका केंद्रीय परावर्त की माप कहलाती है। एक गिलफोर्ड है, उन्होंने कहा है कि औसत वह संख्या यानी औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या फिर व्यक्तियों के जो है मध्यमान का जो है घोतक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्रीय परावर्त होती क्या है, तो केंद्रीय परावर्त जो होती है इससे अभिप्राय होता है उस माप से जो प्राप्तांकों या फिर कह सकते हैं प्राप्तांकों का जो है प्रतिनिधित्व करता हो, और अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, यही आपका जो होता है केंद्रीय परावर्त की माप कहलाती है। ठीक है, बहुत सारी इसकी डिफिनेशन भी दी हुई है, और भी लिखा है कि जिन जो है सांख्यिकी विधियों द्वारा जो है इस केंद्रीय मूल की जो है गणना की जाए उसे ही केंद्रीय परावर्त की माप कहते हैं। आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
देख लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर यहाँ से सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात करें, इसमें भी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चारों क्वेश्चन देखने के प्रयास करेंगे। बुद्धि परीक्षण को जो है संक्षिप्त में लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बुद्धि परीक्षण। ये क्वेश्चन जो है अगले बार भी क्वेश्चन कॉमन रहा, कह सकते हो, पूछा भी गया था, तो इसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण वे जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो मानव व्यक्ति के जो है सर्वप्रमुख तत्व तथा उसकी जो है प्रधान मानसिक योग्यता बुद्धि के अध्ययन तथा ज्ञान का मापन करते हैं। यही बुद्धि परीक्षण कहलाता है कि व्यक्ति के कितना इंटेलिजेंट है, कितना बुद्धिमान है, उसका जो परीक्षण करते हैं वही आपका बुद्धि परीक्षण कहलाती है। और बुद्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की जो है बुद्धि की माप होती है, उसका मेजरमेंट होती है बुद्धि की। फिर अगला क्वेश्चन आपका व्यक्तित्व मापने की जो कितनी विधियाँ, पर्सनालिटी मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चन इसको छोड़े दे रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। सांख्यिकी की परिभाषा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। सांख्यिकी की परिभाषा, इसका उपयोगिता सीमाएं, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल देखना है, ठीक है। तो सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी जो है वह विज्ञान है जो प्रदत्तों के जो है संकलन, विश्लेषण अथवा निर्वाचन से संबंधित नियमों का जो है अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो जो सांख्यिकी है वह विज्ञान है जो प्रदत्तों के जो है संकलन, विश्लेषण तथा निर्वाचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। इतनी डिफिनेशन देख लीजिएगा, बस महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है देखने को मिल जाए आपको अपने एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना कि प्रयोग क्या है। तो प्रयोग की बात कर ले तो प्रयोग को जो है शोध कहते हैं, वैसे प्रयोग शोध एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसको भी हम देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध क्या होता है, तो शोध होता है नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं का एक सिद्धांतों का पुनः यानी परीक्षण करना, जिससे जो है नए तत्व प्राप्त हो सके, उससे ही शोध कहते हैं। और अभी इसकी विधियाँ भी पूछ लेता है कभी एग्जाम में। तो नई जानकारियों को उजागर करने के लिए, किसी विषय की जो है बेहतर समझ पैदा करने के लिए, जो है विश्लेषण के लिए डेटा या फिर जो है साक्ष्य के संग्रह को जो है उपयोग की जाने वाली जो है रणनीतियों या फिर प्रक्रिया या फिर तकनीक जो होती हैं, इन्हीं को जो है इसकी विधियाँ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, प्रयोग क्या होता है। अगला क्वेश्चन माध्यिका क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मिस नहीं करना है, इसको आपको तैयार ही कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में जो है हो सकता है एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में शॉर्ट नोट में देखने को मिल जाए। तो ये क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। चलिएगा, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका की बात करें तो माध्यिका जो होती है केंद्रीय परावर्त की जो है दूसरी माप को माध्यिका कहते हैं। केंद्रीय परावर्त की जो है दूसरी माप जो होती है, इसे ही हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है, इसे ही जो है हम माध्यिका कहते हैं। और इसे प्रतीक के रूप में जो है MDN यानी कैपिटल में M, D स्मॉल में, N आपका स्मॉल में, इसको लिखते हैं, ठीक है। माध्यिका का अर्थ है किसी वितरण में वह बिंदु जिस पर जो है यानी जिसके ऊपर 50% तथा नीचे 50% प्राप्त अंक होते हैं, इसे ही हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, केंद्रीय परावर्त की परिभाषा मैंने पहले ही आपको बता दी, ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ से था, इसको छोड़ दीजिए। फिर टी अनुपात क्या है, इसका भी आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि टी अनुपात आपका होता क्या है। तो टी अनुपात भी हम देखेंगे क्योंकि परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो टी अनुपात की यदि हम बात करें तो टी अनुपात से तात्पर्य है दो सांख्यिकी के बीच अंतर तथा उस अंतर की जो है मानक त्रुटि के अनुपात से है जिसे टी अनुपात कहते हैं। यानी टी अनुपात का तात्पर्य दो सांख्यिकी के बीच का अंतर और तथा उस अंतर की जो है मानक त्रुटि, उस अंतर की जो मानक त्रुटि होती है, जो उसकी गलतियां होती हैं, गलतियों के अनुपात से ही जो अनुपात होता है इसका, उसे ही हम जो है टी अनुपात कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, देख के जाइएगा। एक मैंने जो मॉडल पेपर तैयार किया है खासकर उसको जरूर, जो मैंने मॉडल पेपर जो सॉल्व कराया है उसको जरूर स्पेशली तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।